हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी वुमेन और ऑकलैंड वुमेन के बीच में। तो ये मैच हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में होने जा रहा है। काफ़ी दिनों के बाद कैंटरबरी अपना घर होम मैच जो है यहाँ पे खेलने आने वाली है। वेदर क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों टीमों के बीच बीच में मैच मेरे ख्याल से कैंटरबरी का लास्ट मैच ही जो था वो ऑकलैंड के अगेंस्ट में ही था। और ऑकलैंड का लास्ट मैच वो ओटावा के अगेंस्ट में वो खेल के गए थे, मतलब वुमेन टीम की अगर हम बात करें तो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं ऑकलैंड की तरफ से। लास्ट मैच उन्होंने 10 विकेट से उनको हारना पड़ा था। उसके पहले वाले मैच में कैंटरबरी को भले ही उन्होंने एक क्लोज मैच में हराया था, लेकिन बहुत ही ख़राब हालत चल रहा है ऑकलैंड की तरफ से। आप जनरली इस तरह का परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वुमेन टीम की अगर मैं बात करूं तो टॉप 2 बहुत ही रेयर अगर हो तो टॉप 3 में तो आ ही जाते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ उनके लिए सही नहीं चल रहा है। तो देखना ये पड़ेगा कि कितना जल्दी जो है ऑकलैंड की टीम यहाँ पे कमबैक कर पाती है। हालांकि आज के मैच में एक बहुत बड़े प्लेयर का उनको वो प्लेयर को मिस करने वाली है, वो खेलेंगी नहीं। तो देखना पड़ेगा ये भी कि उनका जगह कौन कैसे लेती है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस मैच की एनालिसिस। वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी मैच जीतने के बाद ऑकलैंड अभी 4-0 से आगे चल रही है। वैसे तो अभी देखना पड़ेगा कि इसका कितना रिफ्लेक्शन आज के मैच में होता है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम 2019 से। क्या हुआ है, ऑकलैंड में मैच हुआ था, ऑकलैंड ने बनाया था 104। ठीक है, ये आखिरी 5 में नहीं आता है। वैसे कैंटरबरी ने चेस कर लिया था हडलस्टोन, जिनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा था। लास्ट मैच पे भी इन्होंने परफॉर्म करा था, लेकिन ये आज के मैच में अवेलेबल नहीं होने वाली हैं। बाकी जसिंटा सैवेज, जिनके भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं, इन्होंने 2 विकेट्स निकाले थे। मैकके, कर्स्टिनेशन और पीटरसन, जो कि काफ़ी दिनों से इंजरी के चलते बाहर हैं और इनको बहुत ही बुरी तरीके से टीम मिस कर रही है, ये तो हमें दिख ही रहा है। ये कुछ परफॉर्मर्स आए थे। अगला मैच जो हुआ था लिंकन में, जो भी कैंटरबरी का एक न्यूट्रल वेन्यू होता है। वैसे तो ऑकलैंड ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल खड़ा कर दिया था, लीड करा था पीटरसन और परकिंस ने। बाकी सब कंट्रीब्यूशंस थे, शारी, लॉरेन डाउन, हडलस्टोन फिर से कंट्रीब्यूशंस कर रहे। सैवेज देखिए, सैवेज इस फिक्सचर में बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं इनके। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लास्ट 1-1.5-2 सीजन से उनका उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, जिसके वजह से उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी इनका लास्ट कुछ फिक्चर में नहीं आया है। कैंटरबरी चेज नहीं कर पाए थे। हालांकि ठीक ठाक स्कोर इन्होंने भी बनाया था, 136 बुरा स्कोर नहीं होता इस फॉर्मेट में अब तक, तो ये आपको पता चल ही गया होगा। मैकके, कॉक्स, पीटरसन फिर से, बाकी हडलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं आर्मस्ट्रॉन्ग को ढंग से बॉलिंग कराने का। देखना पड़ेगा कि आज किस तरह से इसको टाला जाता है ऑकलैंड वुमेन टीम की तरफ से। अगला मैच और पहला मैच जो हुआ था ऑकलैंड में, ठीक है, ऑकलैंड ने 117 रन बनाया था। लास्ट मैच भी आपने अगर नोटिस करी होगी, ऑकलैंड का जो मैच हुआ था जहाँ पे उनके जो ओपनर्स थे, मेरे ख्याल से ओटागो के अगेंस्ट मैच था, उनके जो दोनों ओपनर्स ओपनिंग कर रहे थे, लॉरेन डाउन, केटी परकिंस, एक स्टेबल स्टार्ट उन्होंने दिया था। 50 के ऊपर पार्टनरशिप करा था, स्लो था लेकिन स्टेबल था। लेकिन उसके बाद उनको एक्सीलरेट करना आया ही नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि ना ही उनके विकेट्स गिरे और ना ही उनके रन्स बने, और जो रन्स बहुत ही इजीली चेस कर लिया ओटागो वुमेन की टीम ने। ऑकलैंड कभी भी एक बहुत बड़ी बैटिंग टीम रही नहीं है, ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तो उनका टारगेट यही होता है कि कैसे भी करके 120-130 तक पहुंचे जाए। अगर पीटरसन खेलती हैं, अगर वो चल जाती हैं तो अलग बात है, तब तो 160 के ऊपर भी हमने बनते हुए देखा है। नहीं तो ये टारगेट होता है और उसके बाद बॉलिंग से प्रेशर बना के रखते हैं। बैटिंग तो अभी भी नहीं हो रही है, पीटरसन के जाने के बाद जितना हो रहा था उतना भी नहीं हो रहा है, और बोनस के तौर पे अभी बॉलिंग भी उनका अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हडलस्टोन भी नहीं खेलने वाली है, तो मतलब जले पे नमक जैसा सीन होने जा रहा है मुझे लग रहा है ऑकलैंड की तरफ से। केटी परकिंस के स्कोर हैं, हडलस्टोन आप फिर से नोटिस कर सकते हैं, ये कुछ बॉलर्स ने परफॉर्म करा। कैंटरबरी चेज नहीं कर पाए, रोक दिया उनको। पीटरसन, नोटिस करो कितना इफेक्टिव रोल रहा है इनका। केली, हडलस्टोन, इनके परफॉर्मेंसेस थे। अगला मैच और पहला मैच जो क्राइस्टचर्च में हमें दिख रहा है आज, यहाँ पे ये मैच भी होने जा रहा है आज का, तो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखिएगा। जी हाँ, पहला ही मैच था। जी हाँ, पहला मैच। तो क्या हुआ था यहाँ पे, ऑकलैंड ने बनाया था 138, डिसेंट स्कोर है आप कह सकते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉरेन डाउन, शशि शारी आज के मैच में खेल रही हैं। हालांकि कितना एक्सपेक्टेशन इनसे रखना चाहिए वो तो बात की बात है। मैकके, सैवेज, सिल के परफॉर्मेंसेस हैं। कैंटरबरी चेज नहीं कर पाई। ठीक है, लीड करा किसने, हडलस्टोन ने। अब नोटिस कर सकते हैं हर मैच पे या तो बैटिंग से या तो बॉलिंग से हडलस्टोन परफॉर्म करे जा रही हैं। जसी प्रसाद, आर्मस्ट्रॉन्ग, पीटरसन, जोनास, इनके सबके परफॉर्मेंस थे। आर्मस्ट्रॉन्ग विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन उनके आए थे। सही जगह पर बैटिंग भी मिल रहा है, बस उनको बॉलिंग ढंग से अगर दे दी जाए तो ये इफेक्टिव प्लेयर हो सकती हैं। हालांकि फॉर्म का तो कोई अता पता है नहीं। सहत के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे, और मतलब ये मेरे ख्याल से लास्ट मैच था। जी हाँ, वहाँ पे भी सहत ने कंट्रीब्यूट करे थे, 32 रन का पारी उन्होंने खेला था। और जो लास्ट मतलब पिछले सीजन का लास्ट मैच था, और इस सीजन में जो मैच हुआ
था। ऑकलैंड ने फिर से उसी रेंज का स्कोर बनाया था 135, ऊपर भी ऐसे ही स्कोर थे 138 4 विकेट के नुकसान पर, इस बार 135 4 विकेट के नुकसान पर। लॉरेन डाउन और हडलस्टोन यहाँ पर हमारे लिए आई थी, लॉरेन डाउन और बाकी कोई और, लॉरेन डाउन दोनों ही मैच कंसिस्टेंट है। लिया ताहू सतत मैक्के की परफॉर्मेंसेस यहाँ पर आए थे बॉलिंग से। कैंटरबरी ने इतना अच्छा उनको स्टार्ट मिला था, उसके बावजूद भी वो चेज नहीं कर पाए 134, जिनमें सैतरवेट ने अकेले 71 का इनिंग्स खेला मैक्के, लेकिन फिर भी वो चेज नहीं कर पाए, रोक दिया ऑकलैंड ने। मॉली पेनफोल्ड ने 2 विकेट निकाला हुआ था आर्डीन के लिए और हडलस्टोन के साथ। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सैतरवेट फिर से रही हैं, आर्लिन कली फिर से रही हैं, बाकी कोई भी इनमें से परफॉर्मर नहीं थी। प्रसाद वगैरह खेल तो रही थी लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं करा था। तो सीन ये है कि कैंटरबरी पीछे है, ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब ऑकलैंड ने कुछ ज़्यादा डोमिनेट वगैरह करा होगा, लेकिन ऐसे बैटिंग साइड उतना फ्री फ्लो ही नहीं हो पाई है कैंटरबरी की टीम। कभी कभार उनका स्टार्ट अच्छा रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर लो मिडिल ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन नहीं आए हैं तो वो हारे हैं। ऑकलैंड कभी भी ऐसे बैटिंग साइड उतना डोमिनेटिंग वो नहीं दिखे हैं, ये एक मैच छोड़ के जहाँ पे उन्होंने बनाया था 200 रन, ठीक है, जिसको भी लीड करा था पीटरसन ने। पीटरसन जब भी खेलती हैं ऐसे रन बनते हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है। लेकिन बाकी एक लो स्कोरिंग इनकाउंटर जैसे कि उम्मीद रख भी सकते हैं हो रहा है यहाँ पे। कुछ परफॉर्मर्स हमने देखे हैं, हडलस्टोन को तो नहीं खेलने वाली है वो, लेकिन बाकी कुछ परफॉर्मर्स हमने देखे हैं जिन्होंने इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, वो आपके लिए प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे। एमी सततवेट लास्ट 2 हेड टू हेड मैचेस में अच्छा कर रही हैं। लॉरेन डाउन का आपने नाम देखा है, फ्रैंकी मैक्के तो कंसिस्टेंट है ही, आर्लिन के लिए लास्ट 2 हेड टू हेड में एक विकेट ले रही हैं। ये कुछ नाम हैं जो आपने नोटिस करके रखे हुए हैं। लॉरेन डाउन मतलब कैप्टनसी आने के बाद से सचमुच अच्छा कर रही है, इतना कंसिस्टेंट पहले कभी हुआ नहीं करती थी जितना कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म करे जा रही है अभी। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो जो परफॉर्मर्स आपको देखने को मिलेंगे, हडलस्टोन 53 का एवरेज रहा है उनका, हालांकि नॉट आउट रही है कई बार, हाई स्कोर 42 का, एवरेज 53 का, तो आप समझ सकते हैं वो अवेलेबल नहीं है। बाकी कैंटरबरी की तरह जैसिंटा सैवेज पहले के 2-3 मैच में आपने देखे होंगे काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड इनका था, लेकिन अभी उनका उतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा है, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। ऑकलैंड की तरफ से एना पीटरसन का रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैक्के के रिकॉर्ड्स यहाँ पर अच्छे होते हैं, आप देख सकते हैं बैटिंग से बॉलिंग से हर जगह पे इनके रिकॉर्ड्स हैं। बाकी जैसिंटा सैवेज अगर आप 1-1.5 साल पहले देखते तो क्या ही रिकॉर्ड्स इनके रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग से, लेकिन अभी तो चलिए उतना उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। गैबी सलीगन हो अच्छा रहा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड में एक बार देख लेते हैं कि क्या हमें मिल रहा है, ज़्यादा कुछ वेरिएशन तो आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं जनरली। फिर भी अगर हम देखेंगे तो कैंटरबरी और नॉर्दर्न ईस्ट के बीच में मैच हुआ, कैंटरबरी ने बनाया 154 कस्टिनेशन करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, अभी इनको काफ़ी नीचे भेजा जाता है, पहले ओपनिंग करती थी, इब्राहिम तो अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न ईस्ट को 100 रन पर निपटा दिया एस्मसन, और बाकी ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करा था। अगला मैच कैंटरबरी बनाम वेलिंगटन का मैच हुआ, सैतरवेट परफॉर्म कर रही है। सैतरवेट जनरली अच्छा करती हैं वेलिंगटन के अगेंस्ट में, हालांकि इस सीजन में उनका उतना अच्छा परफॉर्म नहीं रहा है लास्ट मैच के पहले तक, तो इसीलिए कुछ आप कह नहीं सकते। बाकी एस्मसन फिर से हैं, मैक्के लगातार 2 मैच में परफॉर्म कर रही है एस्मसन। अगला मैच कैंटरबरी बनाम ओटागो, कैंटरबरी ने बनाया था 132, सैतरवेट, मैक्के विद द बॉल, मैक्के, सैवेज और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला। अच्छा, ताहू अभी प्रॉपर बॉलिंग करा रही हैं, इनके से अगर आपने मिस करी होगी तो कोई बात नहीं है दिक्कत वाली। उसके बाद वेलिंगटन बनाम कैंटरबरी, मैक्के फिर से विद द बॉल विद द बैट, जो लास्ट मैच हुआ था मतलब इस सीजन का जो पहला मैच था। बाकी एस्मसन है, एस्मसन एक मैच में मिस हुई है, लेकिन बाकी हर मैच में उनके खाते में विकेट है। सैतरवेट, बैंक्स और वेलिंगटन ने चेस कर लिया। और उसके बाद जो लास्ट मैच हुआ था ओटागो के अगेंस्ट में 136, बैंक्स आपको दिख रही हैं, सैवेज दिख रही हैं बैटिंग से, सैतरवेट और कॉक्स, लेकिन बैटिंग काफ़ी खराब रहा था कैंटरबरी की तरफ से। और यही एक चीज़ है जहाँ पे ऑकलैंड अगर कुछ कर सकती है तो यहाँ पे उनको करना पड़ेगा। कैंटरबरी की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है, ठीक है, और इनकी बैटिंग कभी उतनी अच्छी थी भी नहीं। मैं आपको उनके बैटिंग का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखो, नैट कॉक्स हाईली इनकंसिस्टेंट है, हालांकि इस ग्राउंड पे कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस का रहा है, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद उनके बैटिंग का जो डिपेंडेंसी देने वाला जगह है वो आ जाता है फ्रैंकी मैक्के और एमी सैतरवेट के ऊपर। अभी क्या है कि कुछ दिनों से फ्रैंकी मैक्के का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है बैटिंग से, और सैतरवेट का फॉर्म सीजन के शुरुआत से अच्छा नहीं चल रहा है, तो बैटिंग किसके ऊपर आ गया? ली ताहू के ऊपर। अभी ली ताहू कभी भी डिपेंडेंसी देने वाली बैट्समैन कभी थी नहीं, ना ही कभी है। वो आएंगी, हिटिंग करेंगी, ये सबको पता है। अगर वो हिट में 30-40 रन बन गए तो अलग बात है, और अगर वो हिट करने के चक्कर में आउट हो गई तो मामला और बिगड़ सकता है। इसीलिए कैंटरबरी की बैटिंग में ही अगर कहीं भी आपको वीकनेस देखना है तो वो वहाँ पे है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑकलैंड की तरफ से विकेट्स निकालेगा कौन, ठीक है। हडलस्टोन जो एक लीड करती थी उनकी बॉलिंग को,
विकेट्स भले ही वो निकाले नहीं निकाले, लेकिन प्रेशर बराबर बना के रखती थी, वो अवेलेबल नहीं है। एना पीटरसन तो काफ़ी दिनों से अवेलेबल नहीं है। बाकी जो बॉलर्स हैं आर्लिन के लिए कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कब विकेट लेंगी कब नहीं लेंगी बता पाना मुश्किल है। फ्रैंक जोनास अच्छा बॉलिंग करा रही हैं, लेकिन उनका थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट रहता है, वो एक तरह से प्रेशर बना के रखती हैं, विकेट्स उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, 1 से 2 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बाकी कौन आपके लिए जो बाकी जो बॉलर्स हैं, कभी पेनफोल्ड कभी जेसी प्रसाद, उनका भी कुछ खास अता पता नहीं दिख रहा है, कभी कभी विकेट्स हैं कभी कभी नहीं, यही। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम हो रहा है। बैटिंग का भी स्ट्रेंथ रही नहीं है ऑकलैंड की तरफ से, बॉलिंग में भी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, तो यही में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है। और इसीलिए ऑन पेपर जो है अभी आपको कैंटरबरी बेटर करती हुई दिखेगी, कम से कम इनके बॉलर्स विकेट्स तो निकाल रहे हैं। इनकी तरफ से मिसी बैंक्स हर मैच पे ही कम से कम बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इफेक्टिव हो रही हैं। एस्मसन भी चलो एक आध विकेट उनके खाते में रेगुलरली आ रहा है। जैसे सेवेज कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ डिपेंडेंस तो दे रही है, बैटिंग से भी थोड़ा बहुत 10-15 रन, बॉलिंग से कभी कभार एक आध विकेट, ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिल रहा है ऑकलैंड की तरफ से। ठीक है, एक ही प्लेयर जो मुझे लग रहा है करंट स्क्वाड में जो अवेलेबल है उनमें से डिपेंडेंसी दे रही है एक ही प्लेयर, वो है लॉरेन डाउन। इवन केटी परकिंस भी अपने नाम के हिसाब से अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाई है। आज के मैच में अगर ऑकलैंड को कुछ करना है तो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आना पड़ेगा ये टूटे फूटे टीम के साथ ही। अगर आता है तो कैंटरबरी को वो दबोच सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो जैसा हो रहा है वैसा ही चलेगा आज के मैच में भी। चलो जी, प्लेइंग 11 की बात करते हैं। और तो ग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने लायक, मुझे यहाँ पे कोई चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। मेजरली सेम ही टीम बननी चाहिए कैंटरबरी की तरफ से। ऑकलैंड की तरफ से हडलस्टोन नहीं खेलेंगी, तो हडलस्टोन की जगह पर यहाँ पे एना ब्राउनिंग आ सकती हैं। ठीक है, और स्काई बाउडन भी जो पिछले मैच में खेली थी तो इनका भी नंबर आ सकता है। बाकी जैसा मैंने प्रेडिक्ट करा था कि इजी केस से ओपनिंग तो नहीं कराया गया था, लेकिन फिर से 1 डाउन भेजा गया और फिर से वही एक इजी विकेट उन्होंने दे दिया जो भी बॉलर बॉलिंग कराने आ रही थी उनको। प्रॉब्लम यह नहीं है कि इजी केस को मतलब विकेट्स उनके दिए जा रहे हैं, प्रॉब्लम मुझे ऑकलैंड की तरफ से समझ नहीं आ रहा कि बार बार जब आप देख रहे हो कि वो स्ट्रगल कर रही हैं, अभी तक वो मतलब सेट नहीं हो पाई है विद द बैट, तो क्यों उनको टॉप ऑर्डर में भेजा जा रहा है? इतना क्रिटिकल एक पोजीशन, ओपनिंग पे कभी, नंबर 3 पे कभी, उनको बैटिंग भेजना ही क्यों है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जेसी प्रसाद, फ्रैंक जोनस, ये भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेती हैं। जो मैच्योरिटी इन्होंने दिखाई है किसी ना किसी फॉर्मेट में, मुझे उतना नहीं दिख रहा है इसी के से, जो मैं काफ़ी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ जिस चीज़ को। ऑफकोर्स मेरे बात से क्या ही लेना देना होगा टीम को, तो मुझे लगता है ये एक ईजी विकेट है। ठीक है, अगर एक विकेट जल्दी गिर जाता है तो 2 विकेट भी आपको मेरे ख्याल से जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो एक विकेट कब गिरेगा उसके ऊपर ही, जैसे लास्ट में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया था परकिंस और लॉरेन डाउन ने, तो वो अगर फिर से वो दिखा देने सक्षम रहती हैं तो कुछ बात बने, और नहीं तो मुझे लगता है दूसरा विकेट भी बहुत जल्दी गिरने वाला है। बाकी बेला आर्मस्ट्रॉन्ग अभी देखना पड़ेगा टीम इनको किस तरह से इस्तेमाल करती है। देखिए काउंट करेंगे अगर हम, तो आर्लिन केली, जेसी प्रसाद, मॉली पेनफोल्ड, फ्रैंक जोनस, इनके 16 ओवर कहीं नहीं जा रहे हैं। मॉली पेनफोल्ड का साथ एक ओवर कम भी हो सकता है। एमी हकर को मेरे ख्याल से लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, और बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दोनों अभी ऑप्शन बची हैं जिनको बॉलिंग मिल सकती है। एना ब्राउनिंग अगर खेलती हैं, ये पास्ट में खेल चुकी हैं टीम के होकर, ये बॉलिंग भी करा लेती हैं, तो ये एक ऑप्शन है। लेकिन जिस तरह से टीम प्रॉपर बॉलर को नहीं बॉलिंग दे रहे हैं तो एना ब्राउनिंग का क्या ही काउंट करें हम। बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को मुझे बॉलिंग लगता है बॉलिंग मिलनी चाहिए, मिनिमम 1-2 ओवर तक तो बॉलिंग मिलना ही चाहिए अगर वो फिट है तो बॉलिंग करने के लिए। बाकी मुझे पता नहीं कि क्यों इतना अवॉइड करा जा रहा है, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को क्यों नहीं बॉलिंग दी जा रही है। अगर दिया जाता तो काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर आपके लिए हो सकती थी। बाकी जिन प्लेयर्स को हमें रखना पड़ेगा, जो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है रखने के अलावा, लॉरेन डाउन, केटी परकिंस, अगर क्रेडिट हो रखो, नहीं हो तो मत रखो। ठीक है, 25-30 पॉइंट के लिए 9.5 क्रेडिट दे पाना मुश्किल हो सकता है अगर आपके लिए कुछ हाई क्रेडिट वाले इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिस हो रहे हैं तो। उसके बाद आर्लिन केली, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा बॉलिंग से। फ्रैंक जोनस आप रख सकते हो, लेकिन ये पिच में खास कुछ स्पिनर्स के लिए मैंने दिखा नहीं है हाई क्रेडिट लेंगी, इसीलिए अगर आपको क्रेडिट सेव करना है तो मॉली पेनफोल्ड के साथ जा सकते हो आप। ठीक है, जेसी प्रसाद अगर पॉसिबल हो ले लेना, क्योंकि बैटिंग भी कर लेती है और बैटिंग तो इनके पास आनी ही है, और बॉलिंग भी इनको प्रॉपर मिलने वाली है, इंक्लूडिंग डेथ ओवर की बॉलिंग, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में क्रेडिट का भी इशू नहीं आएगा, सिर्फ ऑलराउंडर सेक्शन में होंगी, तो वही एक सोचने वाली बात होगी। अगर पॉसिबल हो तो ले लेना। ठीक है, कैप्टन चॉइस की बात करें तो मैककेस, हेदरवेट, ताहू, इन तीनों के बीच में ही लोग रहेंगे और कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद सैवेज, रिस्की में कॉक्स और मिसी बैंक्स के साथ लोग जा सकते हैं। ऑकलैंड की तरफ से केली, लॉरेन डाउन, परकिंस, इनके आसपास लोग जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, और इनमें से किसी को कैप्टन लोग बनाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं, टीम में ले लेंगे, यही बड़ी बात है। उसके बाद फ्रैंक जोनस, जेसी प्रसाद, मॉली पेनफोल्ड जैसे ऑप्शन है। हडल्स तो नहीं है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग मुझे लगता है इनका रोल बढ़ना चाहिए, बाकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि टीम इनको सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है रिसेंटली। अच्छा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे पास कोई और स्पेस नहीं है, और मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल लीग में कहीं पे फालतू का रिस्क लो। ठीक है, ली ताऊ
डिसेंट ओवर जगह पे बॉलिंग करने आ रही हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी बॉलर मतलब जिस भी ओवर में अगर समझ लीजिए पहले या दूसरे गेंद पर पहला विकेट गिरता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसी ओवर में दूसरा विकेट भी गिर जाए या फिर अगले ओवर में। तो इसीलिए टॉप स्ट्राइक बॉलर्स जो हमारे लिए होंगे जैसे कि मिसी बैंक्स, ली ताहू, एमी सततवेट, हम इनको छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। बड़ी लीग खेल रहे हो या फिर ऐसा कोई साइड आपको पता है जहाँ पर आप मल्टीपल ऑलराउंडर्स ले सकते हो 4 से भी ज़्यादा, तो वहाँ पे आप कुछ सोच सकते हो। जैसे केटी परकिंस का एक ऑप्शन बनेगा, उनके जगह पर आप किसी और को ले सकते हो। आर्लिन के लिए एक ऑप्शन है, जेसी प्रसाद एक ऑप्शन है, बड़ी लीग में आप इनके ऊपर चांस ले सकते हो। बाकी देखो मैंने यहाँ पर इजी गेस लिया है, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, लॉरेन या लॉरा ह्यूजेस जो भी इनका नाम है, ये कीपिंग से बहुत ज़्यादा पॉइंट दे देती है। इजी गेस बैटिंग मिलेगा इनको, मिलेगी इनको, दूसरे कीपर को बैटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन कीपिंग से ये बहुत ज़्यादा पॉइंट दे सकती हैं। ठीक है, तो आपको क्या आप कर सकते हैं, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एस्मसन या सैवेज में से किसी को ड्रॉप करके यहाँ पर कीपर को ले सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्की हो जाएगा। बाकी एक और काम आप कर सकते हैं, ये जो नेट कॉस्ट वाला स्लॉट है ना, नेट कॉस्ट की जगह पर आप यहाँ पे स्काई बाउडन को ले सकते हैं। बैटिंग वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर नेट कॉस्ट फेल होती है और आपका जो कीपर आप ले रहे हो वो कैचिंग से कुछ ज़्यादा पॉइंट दे देती है तो आपका फ़ायदा हो सकता है। या फिर यहाँ पे आपको शशि शारी भी मिल जाएगी। ठीक है, ये भी ठीक ठाक से परफॉर्म करती हैं, अगर थोड़ा बहुत टाइम इनको मिले तो कुछ रन बना के दे सकती हैं। तो अगर आप इनको लेते हो और यहाँ पे अगर आप लॉरा ह्यूजेस को, तो क्रेडिट आपका नहीं आएगा, तो केटी पर इसको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। वैसे मतलब ऐसा कुछ चेंज आपको करना पड़ेगा, सिर्फ नेट कॉस्ट का ही एक चांस है जो आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी मुझे लगता नहीं कि आपके पास ज़्यादा कोई स्पेस होगा। और अगर आप ऐसा टीम बनाते हो तो आपके पास बचेगा सिर्फ 8.5 क्रेडिट, जिनमें से आप या तो पेनफोल्ड या तो बेला आर्मस्ट्रॉन्ग में से किसी एक को लेना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ज़्यादा आपके पास ऑप्शन भी नहीं होगा। बस स्ट्रेट ऐसे ही स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे आर्लिन के लिए जेसी प्रसाद जैसे ऑप्शंस भी हैं। अगर आपको देखना है, कुछ अलग करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि आप स्मॉल लीग में कोई अननेचुरल नहीं रहना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ऑकलैंड पहले बॉलिंग कराती है तो आप शायद एक बॉलर को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंटरबरी की बैटिंग में भी दिक्कतें हैं, तो आप देख सकते हो। बाकी मुझे लगता नहीं। यहाँ पर बेला आर्मस्ट्रॉन्ग का भी ऑप्शन होगा 8.5 क्रेडिट में, वो मिल जाएगी आपको। बैटिंग इनको मिलने वाली है, नंबर 4 तक 5 तक बैटिंग आती है, और क्या बात है बॉलिंग भी यहाँ पर कर ले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यही दोनों होंगी स्मॉल लीग में। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा। बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रही है कैंटरबरी तो मिसी बैंक्स एक ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हो, लेकिन एमी सततवेट को कैप्टन या वाइस कैप्टन में से कम एक तो आपको रखना ही है, चाहे आप कैसा भी टीम क्यों ना बना लो, क्योंकि ओपनिंग बॉलिंग भी आ रही है। और जैसे मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से एक आध विकेट जल्दी गिरने के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं। अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगी। अगर ऑकलैंड पहले बैटिंग करके जल्दी निपट जाती है, समझ लीजिए 100 रन के भीतर, तो क्या पता ज़्यादा नीचे तक बैटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़े। बाकी अगर आपको सेफ जाना है मैक सततवेट कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये नहीं सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।